नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि कल योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग थी और इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस प्रस्ताव की चर्चा है वो है शिक्षा मित्रों के जो वेतन है, जो मानदेय है उसकी बढ़ोतरी को लेकर के, अनुदेशकों के मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर के कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट की इस बैठक में बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की जो सैलरी करीब 2 गुनी हुई है, इसको लेकर के चर्चा हुई है। क्योंकि अब जो शिक्षा मित्र हैं उनको 18,000 मिलेंगे और अनुदेशकों को 17,000 मिलेंगे। बढ़ी हुई सैलरी 1 मई से मिल जाएगी तमाम उन शिक्षकों के लिए, क्योंकि राहत भरी खबर है उन तमाम परिवारों के लिए, उन शिक्षा मित्रों के परिवारों के लिए, अनुदेशकों के लिए, जिनको सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है। इस बढ़ोतरी के लिए कई दफे पहले से ही सरकार कह रही थी कि शिक्षा मित्रों के जो मानदेय उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन कल इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसके बाद से बढ़ा हुआ मानदेय तमाम शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिलेगा। इसके साथ ही जो प्राइवेट बसेस, जो स्टैंड है, जो बस स्टैंड है परिवहन के, उनको प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा के साथ वहां पर उसको विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 49 बस अड्डों को सिलेक्ट किया गया है, जहां पर पीपीपी मॉडल के तहत इन बस अड्डों को विकसित किया जाएगा, जहां पर तमाम जो सुविधाएं मिलेंगी वो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं। क्योंकि हमने लखनऊ में देखा है कि किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बने जो बस अड्डे है, जिसका आलमबाग बस अड्डा है, वहां पर जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं वो कहीं ना कहीं उस बस अड्डे को ध्यान में रखते हुए ही पूरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो बस अड्डे हैं, जहां पर जो यात्री जाते हैं, रुकते हैं, उनको एक हाई लेवल की व्यवस्था मिल सके, वो एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, इसके लिए इसके तहत 49 बस अड्डों को सिलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है, तो 25 लाख टैबलेट खरीद के लिए टेंडर निकलेगा, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों को ये टैबलेट दिए जाएंगे, जो साफ तौर पर बच्चों के भविष्य के लिए और टेक्नोलॉजी से जुड़ाव के लिए जो इन बच्चों को 25 लाख टैबलेट दिए जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि छात्रों को ये टैबलेट दिए जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को लेकर के है, कई शिक्षा मित्र अनुदेशकों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि सैलरी और ज्यादा बढ़ के मिलनी चाहिए थी। वहीं समाजवादी पार्टी भी इसके ऊपर तर्क दे रही है कि जो 40,000 होनी चाहिए थी वो महज 18,000 पहुंची है। तो कहीं ना कहीं इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई कि इतना ही क्यों मिला, और भी ज्यादा बढ़कर मिलना चाहिए था, सपा सरकार ने ये किया था तो आपने इतना कम क्यों किया। तो अभी बड़ी हुई सैलरी मिल रही है, लेकिन इस पर राजनीति भी अब बहुत तेजी से शुरू हो गई है। फिलहाल इस कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मुहर लगी और इसमें साफ तौर पर सबसे ज्यादा खुशखबरी अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के चेहरों पर देखने को मिली है। अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, इस समय रायबरेली की नहीं अगर बात करें तो लगभग लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की, और जहां जहां मौसम करवट ले रहा है अचानक से, वो हर पूरे प्रदेश पूरे देश की खबर है। किसान अन्नदाता जो है वो अब कुदरत की मार झेलने को कहीं ना कहीं मजबूर है। कहीं आग है, कहीं पानी है। हमारे पास एक तस्वीर है, मैं अगर चाहूंगा कि अगर वो है तो प्लीज उसको दिखाएं कि जिस तरीके से अगर बहुत ज्यादा धूप और बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो अब जैसे दिन में सुबह अगर हम बात करें, हम अक्सर देखने को भी मिल रहा है कि जो कुदरत का अलग तरीके के मौसम है, वो मौसम दिन में चिलचिलाती धूप, और शाम को जैसे ही 6 बजता है वैसे ही 2-3-4 दिन से मौसम अचानक से करवट लेता है। और उस करवट लेने के साथ साथ तमाम तरीके की अगर बात करें खासकर किसानों के लिए, तो किसानों के लिए जो अन्नदाता है हमारे देश के, जो देश का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके जो पैदावार है गेहूं की इस समय, उसको लेकर कहीं ना कहीं नेस्तो नाबूद होता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी फसलें जो है पूरी तरीके कट के किसान के घर नहीं पहुंची है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये कुदरत की मार बड़ी जो है घातक साबित होती दिख रही है अब। और लगातार 2-3 दिन से ये मौसम का जो हाल है वो बड़ा ही डरावना है कि अगर लगातार 2-3-4 दिन मौसम इसी तरीके करवट लेता रहा तो जो किसान है, जो साल भर की गेहूं की पैदावार है वो जो हुई है थोड़ी बहुत तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो नहीं घर जा पा रहा, कटा हुआ गेहूं एकदम पानी के साथ डूब जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत आने वाले समय में गेहूं को लेकर के भी
एक घातक साबित होगा कि किस तरीके से ये मार जो कुदरत की देखने को मिल रही है। हमने अक्सर देखा है, एक दो दिन बारिश होती थी, निकल जाती थी, लेकिन अब अक्सर शाम को करवट ले रहा है मौसम, और उसके साथ साथ भयानक बारिश। कल भी अगर बात करें तो रायबरेली में भी लगभग 1 से 1.5 घंटे बारिश हुई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी भी देखने को मिली है, और बड़े स्तर पर आंधी रही है, और ओलावृष्टि भी कहीं कहीं देखने को मिली। उसको लेकर के गेहूं जो कटे हुए किसानों के खेतों में पड़े हुए हैं, वो पानी से एकदम डूब गए हैं। उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं तस्वीरें अब जो आ रही है, बड़ी भयावह तस्वीरें हैं जी। हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि इस बिन मौसम बारिश ने तमाम उन किसानों को, अन्नदाताओं को परेशान किया है जिनकी फसल या तो कटने वाली थी या फिर कटकर खेत में पड़ी हुई थी। अगर इस बरसात ने जहां पर उन तमाम किसानों के लिए चेहरे पर पसीना ला दिया, और सबसे बड़ी बात है कि ये मायूसी है उन किसानों के लिए जिनकी फसल कट कर तैयार थी और अब वो पानी में डूब गई है। तमाम जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर बिन मौसम बरसात ने किसानों के चेहरे पर शिकन लाई है, मायूसी लाई है, जो कहीं ना कहीं जो किसान अन्नदाता बड़ी मेहनत करके इस फसल का इंतजार करता है, और ऐसे में इस तरीके की बिन मौसम बारिश उनकी न सिर्फ फसल को बर्बाद करती है बल्कि उनकी वो जो मेहनत जो होती है, जो लागत होती है, उसको भी बर्बाद करने का काम करती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके, सर्वे करा करके जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो बटाईदार हैं, उनके नुकसान की भरपाई की जाए, और 24 घंटे के अंदर जो भी नुकसान हुआ है उनको वो उस नुकसान की भरपाई अधिकारियों के द्वारा उन किसानों, बटाईदारों को की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंद्रवीर इतने कम समय में 24 घंटे 48 घंटे में क्या जो अधिकारी हैं जो कई बार दर पर जाने के बाद भी नहीं सुनते, क्या इतने कम समय में इन किसानों, इन अन्नदाताओं के नुकसान का आकलन करके इनको मुआवजा दे देंगे? देखिए, जिस तरीके से अखंड आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जो टीम है वो जिलाधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हर जिले के जिलाधिकारी है वो कौन सी टीम बनाते हैं और कितना उस पर मोनिट होता है, वो मोनिट के ऊपर डिपेंड करता है। मोनिट हो रहा है, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो एडीएम एफआर अमृता सिंह को इस सबका जो है बनाया गया है, एक तरीके से नेतृत्व दिया गया है करने के लिए। तो उनके अंडर में जो तहसील वाइज जितनी टीमें हैं वो सब उसका मॉनिटर भी कर रही हैं, और लोग जा भी रहे हैं सर्वे करने, और जो भी आकलन निकल के आएगा उसके उनको मुआवजे के लिए जो भी लीगल बन रहा है वो मुआवजा जाएगा भी, ये ऐसा अधिकारियों का कहना है। लेकिन अभी तक जैसे आपने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री ने किया है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन हाँ, रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और सरकार जब अलर्ट है तो वो कहीं ना कहीं मुआवजा मिलेगा, और इससे पहले भी मिला कर। लेकिन अब जो ये लगातार कुदरत अपना रुख अलग दिखा रही है, उसको लेकर अगर इसी तरीके बना रहा तो सर्वे होने के बावजूद भी देखिए मुआवजा भी एक लिमिट तक मिलता है, एक लिमिट तक मिल पाएगा। सरकार भी एक लिमिट, वो भरपाई के हिसाब से मुआवजा जो किसान पैदा कर रहा है वो बड़ा अहम है कि जो पैदावार है, जो साल भर किसान को खाना है, मुआवजा साल भर मुआवजे से काम नहीं चलता। ये बहुत जरूरी सवाल है, और इस सवाल पे अब ये कुदरत ही इस अन्नदाता को उभार सकता है इस संकट के समय पे, क्योंकि जो अभी संकट किसान के पास है, अब दिन भर, आज जैसे अभी भी धूप निकली, मेरे पीछे आप देखते हैं तो धूप है, लेकिन अब ये धूप है, अब ये थोड़ा बहुत असर कर सकती है, 2 4 10 दिन 5 दिन लगेगा जो गेहूं भीग गए उनको सूखने में, और उसके बावजूद भी अगर 24 घंटे गेहूं भीगे पड़े रहे तो वो गेहूं किसी काम का नहीं रहता, वो फिर बेकार हो जाता है, वो कहीं सुखाने पर भी उस तरीके से उसमें वो नहीं आता जो नए गेहूं में रहता है। तो लेकिन जिस तरीके से ये हालात है, ये कुदरत ही अब हर एक किसान को उभार सकता है। अगर 2 4 दिन मौसम ठीक रहा तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जो है अब किसान थोड़ा सा उभर रहा है इन परिस्थितियों से जी। बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि पहले ही इस बात को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, जो कि कल तक है, 9 अप्रैल तक है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस तरीके का पूरा ये मौसम है जो कहीं ना कहीं बार बार तब्दील हो रहा है, और आंधी, गरज चमक के साथ बरसात, ओलावृष्टि, तमाम ये जानकारी पहले भी दी गई थी। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ भी मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन किसानों के लिए बड़ी परेशानी वाला ये मौसम है। सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही थी, रुक रुक करके बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश लखनऊ में नहीं हुई, लेकिन कल शाम बड़ी तेज आंधी भी आई थी। अभी भी 47 जिलों के लिए अलर्ट है, और 9 जिलों के 7 से 9 जिलों के लिए ओलावृष्टि का अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं मौसम अभी भी खराब बन सकता है, एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। लेकिन एक और बात आ रही है कि 9 के बाद 11 तारीख से एक बार फिर से मौसम में कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बार फिर से खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मौसम की बात उन तमाम किसानों के ऊपर पड़ने की संभावनाएं ज्यादा पड़ रही हैं, लेकिन देखना होगा कि मौसम
किसानों का साथ देता है या बेरुखी करते हुए इसी तरीके से कहर कर पाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर, इस तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये तमाम किसानों अन्नदाताओं से जुड़ी हुई खबर है, तो उनको लेकर के सरकार ने जो आदेश किया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश किया अधिकारियों को, उसको लेकर कितनी संजीदा है प्रशासन, संजीदगी दिखाता है, प्रशासनिक अमला कितना एक्टिव है, इसको लेकर के भी जरूर खबर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी। शुक्रिया। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, अगर आज हम बताना चाहेंगे, हरदोई जनपद में कल से बूंदाबांदी काफी तेज मात्रा में हो रही है। यहाँ पर किसानों के चेहरे मायूस देखने को मिल रहे हैं जो, और यहाँ की सबसे ज्यादा हम जिस जगह पर खड़े हैं मुल्ले में चौराहा है, और यहाँ पर जो पानी की टंकी लगी हुई है उसकी टोटी टूटी हुई है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक की अगर बात करें तो यहाँ जो ऑटो रिक्शा है, यहाँ पर काफी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हमारे साथ उससे बात करना चाहिए, बैठे हुए हैं कि आखिर यहाँ जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो कैसे क्या संभालते होंगे। तो पीछे बैठे हमारे यहाँ, देखिए भैया आगे डाल जाएगा अभी हम ट्रैफिक की बात करते हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक को लेकर यहाँ पर बैठे, अब देखिए ये भूसा भी निकल रहा है। देखिए ये ओवरलोड निकल रहा है, और यहाँ पर जो ओवरलोड ट्रैलियां निकल रही हैं, कहीं ना यहाँ पे घटनाएं भी होती रहती है। ट्रैफिक पुलिस ना सर में सर यहाँ पर सर ये जो अटमन की व्यवस्था हो रही है, यहाँ ट्रैफिक वगैरह काफी है, यहाँ पर जाम स्थिति हो जाती है। आप लोग क्या कार्य करते हैं यहाँ पर? हम लोग जाम लगता है तो जाम को चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑटो कहीं बीच रोड पे खड़ा कर देते हैं, कहीं इधर खड़ा करते हैं, उससे भी जाम किसी छोटे बच्चे हैं, कई तो स्कूल खड़े हैं। ऑटो को बीच में सड़क के बीच में नहीं रोकने देते हैं, कहीं कहते हैं आगे ले जाके जहाँ जगह होता है पर्याप्त जगह जाता है, चौराहे पे ऑटो को नहीं रुकाया। लेकिन यहाँ पर खड़े हुए आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जाम की स्थिति, जबकि आप बैठे हैं यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब चैनल हमारा लाइव टेलीविजन पर चल रहा है सर, हमारे साथ यहाँ और एक ना भाई, चैनल लाइव चल रहा है, एक मिनट चैनल लाइव चला, पूरा देश देख रहा है इसमें, मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं इसमें। नहीं सर, यहाँ पर ऑटो को लेकर यहाँ पर जाम स्थिति को लेकर आप क्या जाएंगे? नहीं, आप लोग क्या करते हैं? हम लोग बढ़ाते हैं जाम। यहाँ पर जाम व्यक्ति लोग गलियों से निकलते हैं। यहाँ पर कम से कम सर मेरी बात सर, यहाँ पर कम से कम 10 स्कूल हैं यहाँ पर है सर, और जहाँ छोटे बच्चे आते हैं, बेनी माधव स्कूल है, आठकन्या पाठशाला स्कूल है। यहाँ ऑटो को लेकर जाम की स्थिति 25 चोट लग जाती है। आप कैसे ट्रैफिक संभालते हैं? नहीं, आप क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? आप तो पुलिस में हैं। तो इनका कहना है कि हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर थोड़ा कुछ बताया है। लेकिन सबसे बड़ी जाम की स्थिति ये है कि ये जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, यहाँ पुलिस कर्मी भी हमारे पीछे खड़े हैं। ये आप टहलने लगे, लेकिन यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ जाम की स्थिति काफी बन रहती है। और ऑटो की बात करें, ऑटो यहाँ मनमाने तरीके से पैसे लेते हैं, और कहीं ना कहीं महिलाओं से भी बदसलूकी से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पुलिसकर्मी यहाँ बैठे रहते हैं, किसी का कोई समस्या सुनने तैयार नहीं होता है। यहाँ पर जो है पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा जी है, उनको यहाँ देखना चाहिए कि कहाँ पर जाम की स्थिति है, कहाँ पर नहीं है। लेकिन उनको अपने ऑफिस से ही मतलब नहीं है। जी अखंड, अब सबसे बड़ी दिक्कत आदर्श ये है कि जिन कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, अगर वो कंधे जिम्मेदारी से मुक्त नजर आएंगे और झुके हुए नजर आएंगे, उन जिम्मेदारी लेते हुए नजर नहीं आएंगे, तो इस तरीके की स्थितियां बनी रहेंगी। ट्रैफिक को तो लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं, हर जगह की स्थितियां कहीं ना कहीं कमोबेश एक ही जैसी होती हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि आप बैठिए मत, आप अपना काम मत करिए। लेकिन इतना तो जरूर है, कम से कम जो लोग परेशान हैं, जो ट्रैफिक में हैं, जो इस गर्मी में परेशान होते हैं, तो उनके लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको किस तरीके से ट्रैफिक में फंसना ना पड़े, जाम में ना फंसना पड़े। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं वहां पर जो तैनात है, ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं अपनी जॉब को, लेकिन उसके बावजूद कम से कम आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से जो टेम्पो स्टैंड्स हैं, जो अवैध स्टैंड बन चुके हैं टैक्सी स्टैंड के रूप से, वो संचालित ना हो, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जाम की समस्या में मुख्य भूमिका निभाते हैं, मुख्य किरदार के रूप में होते हैं। ऐसे में आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जितने भी जो चौराहे हैं वहां पर इस तरीके से जो अनधिकृत टैक्सी स्टैंड हैं, जो आजकल ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा लगातार जो चल रहे हैं, बैटरी ऑटो चल रहे हैं, एक बड़ी भीड़ तादाद साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई देती है कि गाड़ियों से ज्यादा ये रिक्शा नजर आते हैं।
इसको लेकर के कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाना चाहिए। और बिल्कुल पुलिस काम करती है, लेकिन कम से कम उनको ये ध्यान रखना होगा कि अगर ट्रैफिक में अव्यवस्था होती है, जाम जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उसके लिए क्या हम लोग बेहतर कदम उठाएं जिससे इस तरीके की समस्या ना आए। फिलहाल खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हरदोई में तमाम खबरें हैं। एक चीज बताइए। और बताना चाहेंगे, ये नगर पालिका की अभी गाड़ी जो आई हुई है, आप देख सकते हैं, लाइव हम आपको दिखाएंगे। ये पूरी रोड जाम की हुई है, ये ट्रैफिक की लाइटें लगी हुई है, जिससे भी जाम की उत्पन्न हो रही है। अगर इसको चाहिए कि इसको रोड के साइड में अगर खड़ा कर दें, तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चलता। देखिए गाड़ी बीच रोड पे खड़ी है, अब हम इसके पीछे खड़े हैं, ये नगर पालिका की गाड़ी है, और इसको साइड में खड़ा कर दे तो कहीं ना कहीं यही ट्रैफिक चलता रहे। और हम आपको सब ये देखिए, इतनी रास्ता बची है गाड़ी खड़ी होने के बाद, ये ट्रैफिक। और ये चोटी लगी हुई है, देखिए हम आपको और भी लोकेशन दिखा रहे हैं। ये चोटी देखिए, ये चोटी, ये चोटी, ये टूटी पड़ी हुई है। और ये इसमें देखिए, ये पानी चल रहा है, लेकिन ये छोटी इसका भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये यहाँ जो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ये लाइव तस्वीर हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ ये हरदोई जनपद की है, यहाँ की संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ जो जिलाधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए। यहाँ गर्मी पड़ने वाली है और पड़ भी रही है, पानी के लिए दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, वो भी देखना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, सही में आदर्श, ये तमाम ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान अगर आप नहीं देते तो कई सवाल खड़े होते हैं। और इसकी वजह से तमाम जो राहगीर जो निकलते होंगे यहाँ से, जिनको इस गर्मी में प्यास बुझाने के लिए इसी टंकी का अगर सहारा होगा, और अगर उसका टैप टूटा हुआ होगा, तो इस तरीके से कितना आसानी से वो इससे पानी पी पा रहा होगा या जल ग्रहण कर पा रहा होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इन तमाम जो ये खबरें दिखाते हैं हम लोग, IBC ग्राउंड से दिखाता है और आदर्श भी दिखा रहे हैं अब्दुल में, तो इन मूलभूत सुविधाओं को या मूलभूत जरूरतों को जरूर दुरुस्त कराइए। इस तरीके से टूटी रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? अगर ट्रैफिक किसी तरीके से जाम रहेगा तो सड़क पूरी तरीके से जाम हो जाएंगी, और सड़कें जाम नहीं होती बल्कि शहर जाम हो जाता है। इसको इसीलिए कहा था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसके लिए अलग से ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी होते हैं, और तमाम दिखाया भी है, आदर्श ने उनसे बातचीत भी की है। लेकिन इन सारी चीजों पर विचार विमर्श करने के साथ साथ कोई ना कोई रोड मैप जरूर तैयार करना चाहिए, जिससे इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कोई अगर और खबर होगी तो जरूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? ज्ञानेंद्र से फिर से कनेक्ट होंगे, क्योंकि ज्ञानेंद्र सुन पा रहे हैं आप? कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जरूर बनी हुई है। जिस तरीके से ये बारिश हो रही है, बिन मौसम ये बरसात हो रही है, जिसने कई जगहों पर जो हालात है वो बेकार कर दिए, बदहाल कर दिए। किसान सबसे ज्यादा इससे परेशान है। साथ ही साथ बिन मौसम बारिश की वजह से तमाम जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। बाराबंकी में जो तस्वीर आई उसने सबको हैरान कर दिया कि चलती हुई बस पर ही पेड़ की डाली गिर गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन इसी तरीके से लगातार आंधी तूफान से कहीं पेड़ उखड़ जा रहे हैं, कहीं पोल उखड़ जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 20 फीट सड़क धंस गई। तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसने कहीं ना कहीं जो ये आंधी और जो तूफान है इसका जो कहर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसानों को ही नहीं बल्कि मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंचा है। जो बिजली के पोल्स हैं वो उखड़ गए हैं, कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, कहीं सड़क धंस गई है, और बिन मौसम बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थितियां भी कई इलाकों में हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार ये बारिश हो रही है वो परेशान करने जैसी है, और लोगों को परेशान भी फिलहाल करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बहराइच से खबर है, और बहराइच से खबर ये है कि 10 जून को एक मेला होगा। अभी आपको उस खबर पे फिर से लेके चलेंगे, तब तक हमारे साथ ज्ञानेंद्र बन गए। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज? ज्ञानेंद्र से नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको बताते हैं बहराइच में है ओम प्रकाश राजभर, जो सुभाषपा के अध्यक्ष है, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने साफ तौर पर 10 जून को एक मेले की बात कही है, और इस मेले के तहत उन्होंने बताया है कि पहले किस तरीके से आक्रांताओं के नाम पर मेले लगते थे, अब राजा सुहेलदेव के नाम पर मेले का आयोजन होगा, जहां पर असली इतिहास पढ़ाया जाएगा।
ना कि जो ऐसा इतिहास पढ़ाया जाता था जहां पर आक्रांताओं का गुणगान होता था, बल्कि गुणगान उनका होना चाहिए जिन्होंने इन आक्रांताओं को का अंत किया, उनके अत्याचार का अंत किया। इसी को लेकर के सुहेलदेव जो पार्टी है सुभाषपा, वो कहीं ना कहीं इस आने वाले समय के लिए जो एक मेला होगा उसके आयोजन को लेकर के अभी से जुट गई है, और इसको लेकर के वो ताल ही नहीं ठोक रही बल्कि अपनी ताकत का भी एहसास करा रही है, और लगातार इस बात को साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं सुभाषपा के अध्यक्ष और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर कि कहीं ना कहीं जो आक्रांताओं के नाम पर जो मेले लगते थे, अब कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के नाम पर मेले लगेंगे जिनका इतिहास के पन्नों में नाम ही दर्ज नहीं था, गलत इतिहास पढ़ाया जाता था। और यही नहीं, इस मेले के जरिए न सिर्फ राजभर समाज को बल्कि पासी समाज को भी एकजुट करने के लिए ये पूरा कदम कहीं ना कहीं जो सुभाषपा है वो उठाने जा रही है, और इससे साफ तौर पर जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है 2027 में जिसका साफ तौर पर देखने को मिलेगा, उस पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जगहों, जब इससे पहले भी मुख्यमंत्री वहां गए थे, उन्होंने भी इसको लेकर के बात कही थी, और अब जो मौजूदा मंत्री हैं और सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी मानना है कि 10 जून को होने वाले मेले के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा इतिहास निकल कर सामने आएगा और अन्य जो जातियां हैं उनको एक साथ एकजुट करने के लिए बड़ा ही मददगार साबित होगा, और बताया जाएगा किस तरीके से जिन आक्रांताओं ने यहाँ पर आकर अत्याचार किया उनके नाम पर यहाँ पर मेला लगता है, जबकि जिन्होंने उन आक्रांताओं का अंत किया उनको कोई याद भी नहीं करता, उनको भुला दिया गया है। तो फिलहाल इस सारी चीजें हैं बहराइच से देखने को मिलेंगी, और इस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी बहुत तेज होगी, क्योंकि एक मेला बंद है और दूसरा मेला वहां पर शुरू होगा। अब चलते हैं, हमारे साथ ब्रिजेश बने हुए। ब्रिजेश, सिद्धार्थनगर से कौन सी बड़ी खबर है? से एक वीडियो जो है लगातार वायरल हुआ, और वायरल को लेकर के जो है हम बात करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले का एक मिसरौलिया थाना क्षेत्र है, जहां धर्मांतरण को लेकर के इस समय मामला काफी जो है संगीन दिखाई दे रहा है। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो एक तरफ ये देखा गया कि जो है क्षेत्रीय नेता जो माता प्रसाद पांडे हैं एक तरफ में, और दूसरी तरफ यहीं से जो है पूर्व विधायक जो है डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी भी जो है लगे हुए हैं। जिस तरीके का बयान आया है सामने, उसको एक बार विजुअल में दिखाया जाए कि स्पष्ट रूप से जहां धर्मांतरण का मामला आज काफी दिनों से चल रहा है, लगातार एक तरफ जो है योगी सरकार धर्मांतरण को लेकर के काफी जो है रोक टोक लगाने में लगी हुई, तो दूसरी तरफ अगर देखा जा रहा है तो वहां धर्मांतरण का मामला काफी तेजी के साथ। हाँ बिल्कुल, ये पूरा मामला क्या है जरा एक बार हमारे दर्शकों को जरा ब्रीफ कीजिएगा ब्रिजेश, की आखिरकार जिस पर पूर्व विधायक भी अब खुल करके बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं कि आज ये लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले का मामला जो सामने आया है कि एक ग्राम पंचायत मिसरौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पड़ रहा है धोबही, जहां मुस्लिम समुदाय के काफी लोग हैं और हिंदू समुदाय के लोग कम हैं। और वहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं गरीब परिवारों को टारगेट यानी धन का प्रलोभन दे करके, लालच दे करके उन्हें जो है यानी कन्वर्ट करते हैं, जात कन्वर्ट करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं। कुछ लोग तो उसमें जो है उन लोगों ने अपने धर्म को भी परिवर्तन कर लिया है। आज उन्हीं परिवार से एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि हमारे जो चाचा थे उनको धर्म परिवर्तन कराया गया था धन का लालच दे करके, और आज उनके पूरे परिवार रोजा सहित अन्य चीजों को रखते भी हैं। लेकिन जब ये मामला प्रकाश में आया तो इसको लेकर के जो है जो यहाँ के भाजपा के जो पूर्व विधायक डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जो थे, जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे, आए, तो दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे नजर आया खंड, जिसको लेकर के डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के द्वारा जो है कप्तान से बात किया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय से। लेकिन जांच प्रक्रिया में क्या पता लगा, जिन लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा था इस समय वो लोग जो है गायब चल रहे हैं, फरार चल रहे हैं खंड। आखिरकार इतना बड़ा मामला ब्रिजेश चल रहा है, और अगर इस तरीके से धर्मांतरण की बात सामने आ रही है और अभी वो लोग पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, जैसा आप बता रहे हैं कि वो लोग फरार चल रहे हैं, तो आखिरकार पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? क्या सच में इस तरह की चीजें निकल करके सामने आई हैं और पुलिस ने क्या किसी मामले में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, या फिर अभी केवल और केवल तफ्तीश की जा रही है, शुरुआती जांच पड़ताल के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी?
देखिए खंड, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक जो बयान सामने आया, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे उनका बयान भी सामने आया, उनके द्वारा भी बताया गया कि जिस तरीके से यहाँ ये सुन रहे हैं धर्मांतरण आप? का मामला चल रहा था और उस मामले को लेकर के जब उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से बात किया गया तो पता लगा कि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मौके पर ये लोग फरार चल रहे हैं खंड। बिल्कुल ब्रजेश, इस तमाम तरीके की खबरें आती है, कहीं ना कहीं इससे माहौल भी खराब होता है। और जिस तरीके से ये इस मामले ने तूल पकड़ा है और इसमें पूर्व विधायक की एंट्री हो गई, विधायक ही नहीं बल्कि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, और वो उनकी एंट्री से, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी उसी इलाके से है जहां से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बेसिक शिक्षा जो है सतीश चंद्र द्विवेदी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा मामला जरूर बनेगा। और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ये मामला है जहां पर इस तरीके के गंभीर मामले में कहीं ना कहीं पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और अगर जबरदस्ती या किसी को प्रलोभन देकर के इस तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कर चुके हैं। तमाम इस तरीके की बातें आती हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाता है जब इस तरीके के केसेस आते हैं धर्मांतरण को लेकर के। अब इस पर देखते हैं, जो फिलहाल अभी जो आरोपी हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार चल रहे हैं। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को कैसे इस चुनौती से निपटती है, पार पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती के साथ साथ इस पूरे मामले का खुलासा भी करना ही जरूरी है। क्योंकि अगर इस तरीके का धर्मांतरण का खेल अगर उस जगह पर चल रहा है तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी क्यों नहीं है। जब इस तरीके का विरोध होता है तब जाकर कार्रवाई क्यों होती है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल। फिलहाल ब्रजेश, इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर ब्रजेश ने भी बताई है सिद्धार्थनगर से, जहां पर पूर्व विधायक और मौजूदा जो विधायक है, नेता प्रतिपक्ष भी है माता प्रसाद पांडे, आमने सामने ही है इस धर्मांतरण को के मामले को लेकर के। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। एक और खबर, जरूरी खबर है, उन तमाम स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड मीटर हो गए थे उन लोगों से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि सीईए ने साफ तौर पर इसको लेकर के अपने नए आदेश में कह दिया है कि बिना उपभोक्ता की सहमति से प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि अब प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे। जो उपभोक्ता नहीं चाहते हैं उनको प्रीपेड वहां उनके घरों में, उनके निवास में प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे। तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए राहत भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ऑलरेडी जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट हो गए हैं उनको क्या वापस फिर से पोस्टपेड में कन्वर्ट किया जा सकेगा, इसको लेकर के कहीं ना कहीं है वो ये है कि जो प्रीपेड में कन्वर्ट हो चुके हैं वो बकायदा वापस पोस्टपेड में जा सकते हैं। उसके लिए अधिशासी अभियंता को, एक्सचेंज को आपको एक लेटर देना होगा, और अगर उसके बावजूद भी वो कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं तो आप जाकर के उपभोक्ता परिषद में उसकी शिकायत ही नहीं कर सकते, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कह भी सकते हैं। तो तमाम इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। और यही बात है कि ये घटना जो या प्रीपेड मीटर को लेकर के जो शिकायतें आ रही थी वो तमाम सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन आप देखने वाली बात होगी कि ये स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड मीटर हुए उसको फिर से कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे और साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए, अवनीश हमारे साथ बने हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए खंड, लगातार जिस तरीके से जो है मौसम की मार जो है लोग इस वक्त जो है झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लगातार 3 से 4 दिनों से इस वक्त जो मौसम है अचानक से बिगड़ता है और पूरा दिन जो है धूप रहती है, उसके बाद में शाम होते होते तेज हवाओं के साथ में मौसम बिगड़ता है। और जो छोटे छोटे जो है दुकानदार है जिन्होंने रेहड़ी पटरी पर जो है अपना व्यापार कर रखा है, उनका जो एक या छोटे छोटे जो आशियाने बना के लोग रह रहे हैं, उन सभी को जो है इस मौसम की मार का जो है कहीं ना कहीं मार झेलनी पड़ रही है और लगातार जो है उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान जो है कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है उसको भी झेलना पड़ रहा है। लगातार जो है इस तरीके से बारिश के चलते जो गेहूं की फसल है जो कट चुकी है वो उस पे काफी नुकसान हो रहा है। गेहूं जो कट के खेतों में पड़ा हुआ है वहां पर पानी भरने के कारण वो पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बरसात से आम आदमी के साथ साथ जो एक अन्नदाता है जो कि देश की अर्थव्यवस्था में भी एक अलग जो है महत्व रखता है, वो इस समय परेशान है। और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सांत्वना जरूर दे रहा है कि जो जितना भी नुकसान है, इस तरीके की जो चीजें हैं, इनमें सरकार के द्वारा जो भी मदद होगी वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके से लगातार जो मौसम विभाग है वो अलर्ट भी जारी कर रहा है कि अभी ये मौसम जो है 2 दिन 3 दिन इस तरह से और रहने वाला है, तो एक जो किसान है वो कहीं ना कहीं मरने की कगार पे आने की स्थिति में हो गया है। हाँ बिल्कुल अवनीश, सबसे ज्यादा मार हमने कानपुर में देखी, और कानपुर में जिस तरीके से 2 दिन पहले बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके की आंधी तूफान ने वहां पर कोहराम मचाया और कहर जिस तरीके का तूफान का था
कि पोल तक उखड़ गए, तो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि किस तरीके से हमारे अन्नदाता से लेकर के तमाम जो लोग कानपुर में इस वक्त निवास कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब लेकर के आई यही आंधी और तूफान। प्रशासन ने किसानों के साथ साथ जिस तरीके की ये जो आंधी बारिश हुई है, बिन मौसम बरसात हुई है, इसने इस तरीके की समस्या क्रिएट की है। प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है कि अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके मुआवजे को जल्द से जल्द उनके खातों में दिया जाए, चाहे वो बटाईदार हो, चाहे अन्नदाता हो, चाहे उसके असल मालिक क्यों ना हो, जो भी किसान हो। प्रशासन इसको लेकर के किस तरीके की कदम उठा रहा है? बिल्कुल अखन, जैसे मैंने बताया, प्रशासन ने जो है बिल्कुल दावे किए हैं और वो पूरे करने की भी कहीं ना कहीं बात कर रहा है। सबसे बड़ा नुकसान जो है कहीं ना कहीं इस कानपुर के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर जो बिजली के पोल थे अखन वो गिरे हुए हैं। लगभग 3 दिन हो गया है, 3 दिनों से जो है वहां पर लाइट के लिए लोग परेशान है और बहुत सारे ऐसे पोल हैं जहां पर जो है खुला अगर जो जगह थी वहां पर जो बिजली पोल थे वो पेड़ के चलते जो है गिरे हुए हैं और बिजली का संकट अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बना हुआ है। तो जो प्रशासन है लगातार काम जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये बिन मौसम की बरसात, अगर बिन मौसम का जो मौसम है, इसमें जो है लोगों को यहाँ पर हिला करके रखा हुआ है। असल हाँ बिल्कुल अवनीश, अगर कुछ ही 2 दिन पहले बरसात हुई, आंधी आई, तूफान आई, पेड़ की वजह से पोल गिर गए और अभी तक वो उसको दुरुस्त नहीं कर पाए, तो आप सोचिए किस तरीके का नुकसान है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्राथमिकता के साथ इस पूरे जो नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और इसको दुरुस्त कराना चाहिए, क्योंकि उससे तमाम लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होंगे। और अगर जहां पर इस तरीके से बिजली के पोल गिरे होंगे वहां पर बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से या बुरी तरीके से प्रभावित होगी। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और बिजली विभाग के जो जिम्मेदार हैं उनको इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करा करके उन तमाम प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करते हुए उनको जल्द से जल्द जो वहां पर असुविधा हो रही है लोगों को, उसको सही कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी परेशानी से चीजें बिगड़ सकती हैं। क्योंकि कई जगहों पर जहां गैस की किल्लत है, इंडक्शन एक बहुत बड़ा सहारा है, और अगर इस तरीके से बिन मौसम की बारिश में या इस आंधी तूफान में अगर पोल गिर जाएंगे, बिजली नहीं आएगी, आपूर्ति बाधित होगी, तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए समस्या बड़ी हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान दें। अवनीश, इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी भी मौसम फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो अभी सुधरने वाला नहीं है, और अगर 1 से 2 दिन के लिए सुधरेगा तो फिर से एक और डिस्टर्बेंस आने वाली, जिसकी वजह से फिर से खराब हो सकता है। इस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा और प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा है, टैकल कर रहा है, और जो भी चीजें बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुए हैं उसको किस तरीके से उसको सही कर रहा है, इस पर भी जरूर नजर बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए अखंड, बस्ती से खबर की बात की, 2 खबरें हैं, बड़ी प्रमुख खबरें हैं। लेकिन पहले अखंड आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान, अगर बात की जाए, किसान फिलहाल दोहरी तरीके से मार खाता हुआ नजर है, क्योंकि इसलिए हम कह सकते हैं इस बात को, एक तरफ मौसम और दूसरी तरफ जो अज्ञात कारणों से लगी आग। क्योंकि कहीं ना कहीं फसल वाकई में खेत में खड़ी है, और खेत में जो फसल खड़ी है कहीं ना कहीं छोटी सी चिंगारी, यूं कहे कि अगर कंबाइन चलती है तो उसकी भी एक चिंगारी से जो है खेत में आग लग जाती है। फिलहाल ऐसी कई घटनाएं बस्ती के लगातार कई जो है इलाकों से देखने को मिल रही है, लगातार सामने आ रही है। लेकिन ये जिस तरीके से मौसम बिगड़ गया, कहीं ना कहीं दोहरी मार किसानों के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि वो अगर अपनी फसल बचाने की कोशिश करते हैं आग से, तो उन्हें जो है बरसात, यूं कहे कि तो बरसात का सामना करना पड़ रहा है, या कहीं मौसम जिस तरीके से करवट बदल रहा है उसका सामना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डंठल होती है वो नरम हो जाती है और वो कटती नहीं है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं अचानक से दिन में चिलचिलाती धूप हो जाती है। धूप होने के बाद में लोग अपनी कंबाइन से जब मशीन काटते हैं तो कहीं ना कहीं चिंगारी से खेतों में आग लग जाती है अज्ञात कारण से। तो कहीं ना कहीं वाकई पूरे तरीके से बात करें तो किसानों को पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको जिस तरीके से उनके द्वारा 3 महीने से लगातार जो मेहनत की जाती है उसको देखने का इस तरह से चीजें होना, तो स्वाभाविक बात है किसान पूरी तरीके से परेशान है। फिलहाल अब इस पूरे प्रक्रिया की बात की जाए तो फिलहाल जो क्योंकि बस्ती के जो जिलाधिकारी हैं कृतिका जोशी, उन्होंने भी अधिकारियों को साफ निर्देश किया है कि लेखपाल जो है अपने क्षेत्र में जाए, अगर ऐसे कोई आगजनी जैसी घटना होती है या किसानों की फसल बर्बाद होती है तो वो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करें, उसको देखने के बाद जो भी उचित मुहैया होगा वो कराया जाएगा। क्योंकि हाल में देखा गया कि बस्ती के जिलाधिकारी और जो बस्ती के पुलिस अधीक्षक है यशवीर सिंह, दोनों के द्वारा फिलहाल जो है गेहूं काटा गया, उसकी गुणवत्ता भी मापी गई। तो कहीं ना कहीं किसान को लेकर बड़े सजग, उनका साफ कहना है कि किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ऐसी कोई घटना होती है तो तत्काल अधिकारी उसको संज्ञान में ले और किसानों को उचित जो भी उनकी जो उचित मुहैया वो कराई जाए। खंड बिल्कुल जितेंद्र, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से अगर चीजें होंगी, चाहे अज्ञात कारणों से आग लग जाए या फिर बिन मौसम की बारिश हो जाए, और अगर कहीं ना कहीं किसान हमारा अन्नदाता परेशान होता है तो सवाल जरूर बनता है। और
इसको लेकर के बड़े ही संजीदा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। जैसे जितेंद्र भी बता रहे हैं कि अधिकारी पूरी तरीके से न सिर्फ सतर्क है बल्कि संजीदगी से पूरे मामले को संजीदगी से देख भी रहे हैं और जो भी हो सकता है जरूरी कदम उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी बन रहा है जितेंद्र की कई बार तो जो आपने बताया कि कंबाइन मशीनें चलती हैं उसकी चिंगारी की वजह से या फिर किसी और अन्य कारणों की वजह से आग लगने की जो घटनाएं हैं वो लगातार अगर आ रही हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल है। इसकी रोकथाम के लिए किसी तरीके का कोई जागरूकता अभियान या किसी तरीके की कोई चीज बताई जा रही है जिससे इस तरीके के हादसों को रोका जा सके? बिल्कुल फ्रेंड, देखिए कहीं ना कहीं चीजें खास तौर से देखा गया कि अक्सर जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का मामला ज्यादातर सामने आता है। उसको देखते हुए बात की जाए तो दिन में जिस तरीके से अगर तेज हवाएं चलती है या खेतों के आसपास की बात की जाए जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हो या बिजली के तार गए हो तो उसके नीचे की जो जगह है उसको पूरी तरीके से वहां से उसको हटाने की बात की, उसको आप काट दीजिए कि समय से पहले कोई ऐसी घटना न घटे। तो इसको देखते हुए एक एहतियात बरता जा रहा है। उनको साफ कहा गया है कि वाकई फसल अगर कच्ची भी है वो पक्की नहीं है तो आप उसको भी वहां से काट दीजिए। कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी पूरे खेत को बर्बाद कर सकती है। तो इसको भी लेकर देखा गया हुआ। और दूसरा चीज है बिजली विभाग के कर्मचारी जो है उनको भी निर्देशित किया गया है क्योंकि जो बिजली है वो समय समय पे प्रोवाइड करे, क्योंकि जिस तरीके से तेज हवाएं चलती है या दिन में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई चिंगारी ना हो जाए तो उसको देखते हुए शॉर्ट सर्किट, क्योंकि अक्सर ये मामला शॉर्ट सर्किट का ही आता है। तो जो तार होते हैं जो पुराने तार हैं उनको भी रिपेयर किया जा रहा है कि ऐसी कोई चीजें ना हो जिससे किसानों की फसल नुकसान हो सके। अगर हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि अगर इस तरीके की दिक्कतें होंगी और तो कहीं ना कहीं समस्या और परेशानी जरूर बढ़ेगी। इसका विशेष ख्याल प्रशासन को जरूर रखना चाहिए और अगर कोई समस्या है तो उसको दूर करना प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है। सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखंड, जी बिल्कुल अखंड, आवाज आप तक जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बताइए। बिल्कुल, तो पूरे तरीके से कहना कहीं अधिकारी संज्ञान में, लेकिन अगर आप बात कीजिए दूसरी खबर की आपको बता दें कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले आपको बताया गया था, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि जिस तरीके से सर्व सनातन धर्म का जो कार्यक्रम, संवाद का जो कार्यक्रम था उसमें जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वर आनंद आया तो उस मामले में ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत पांडे सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब उसमें कहना कहीं नया मोड़ भी सामने आता हुआ दिखाई पड़ा क्योंकि उन्होंने साफ प्रशांत पांडे का ये कहना है कि अगर जो है उस समय अगर इस तरह की वहां पे सभा की जा रही थी और ध्वनि तेज थी तो मौके पे वहां पे अधिकारी क्यों नहीं है, उन्होंने आगे हम लोग को जानकारी क्यों नहीं दी इस बारे में, और अचानक से रिसेंटली 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है 3 लोगों। तो कहीं ना कहीं आक्रोश ब्राह्मणों में भी देखा जा रहा है। और ये भी एक चीज उन्होंने यह कहा कि अगर इस तरह की चीजें थी, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर में भी साफ तौर से यह भी लिखा है कि कोविड-19 का पालन नहीं किया गया है और जो ध्वनि थी वो काफी तेज थी। दूसरा जो होता है ये कि कहीं ना कहीं जो आपसी संवाद है वो ना बिगड़ जाए, कहीं ना कहीं उनके भाषण जो थे वो करे भड़काऊ भाषण थे। तो ये 3 चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्य अगर बात की जाए 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है उनका। अब ये प्रशांत पांडे का भी ये साफ कहना है कि अगर ऐसी चीजें हैं तो पुलिस इसकी जांच करे। अखंड सबसे बड़ी चीज होता है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पुलिस इसकी जांच करे, तो जांच करने के बाद अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई करें। क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी ये भी चीज है कि आपको एफआईआर दर्ज करके कर दिया गया तो दोषी तो पहले साबित हो गया, लेकिन उनका कहना है कि इसकी सत्यता से जांच की जाए। अगर ऐसा होता है तो आप हमारे खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करें। अखंड हाँ बिल्कुल जितेंद्र, जब एफआईआर लिख ली गई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई उल्लंघन का कोई ना कोई आरोप तो बनता ही है। इसी वजह से एफआईआर लिखी गई और पुलिस एफआईआर लिखती है तो बिना किसी ठोस आधार के एफआईआर नहीं लिखी जाती है। साफ तौर पर कई मामलों में ऐसा देखा गया है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति ज्यादा हो रही है। कोई पक्ष को गलत कह रहा है, कोई सही ठहराने में लगा है, कोई किसी को लगता है कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, किसी को लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो तमाम इस तरीके की चीजें हो रही है और ये उठापटक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कई तरीके की चीजें दोनों तरफ से हैं। कई बार शंकराचार्य जी के व्यवहार को लेकर के लोगों में असंतुष्टि है। लोगों का कहना है कि शंकराचार्य का व्यवहार इस तरह का नहीं होता है, वो सौम्य होते हैं, शालीन होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि शंकराचार्य जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, गलत किया जा रहा है, प्रशासन जानबूझ करके उनको और उनके लोगों को परेशान कर रहा है। तो तमाम कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जैसा जितेंद्र भी बता रहे हैं कि लोगों को ऊपर इस तरीके की कई आरोप लगते चले आ रहे हैं और मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। जांच करने की बात की जा रही है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके की जांच करती है और क्या चीजें तथ्य निकल करके सामने आती है, एक बड़ा विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस अगर कोई एफआईआर लिखती है तो बिना किसी आधार के एफआईआर नहीं लिखी जाती है, उसमें कोई ना कोई ठोस आधार जरूर होगा, तभी इस तरीके की एफआईआर लिखी जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर जरूर
देखिए अगर एक चीज साफ है, एक चीज ये चीज क्लियर है कि जिस तरीके से प्रशांत पांडे थे कि उनके सहयोगी जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनका भी एक साफ कहना है कि जैसे अभी आपने बताया कि राजनीति सबसे बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं उनका भी यह कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति की गई, कि राजनीति के जरिए इस तरीके की चीजें, क्योंकि 7 दिन के बाद मुकदमा दर्ज होना, उसके बाद में जिस तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनके आने के बाद में उसके उनके जाने के बाद में विद इन सेकेंड डे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है गौ सेवा के उपाध्यक्ष के द्वारा, तो सवाल कहीं ना कहीं ये लाजमी खड़ा होता है। फिर जो विपक्ष है उनका भी ये कहना साफ है, अगर बात की जाए प्रशांत पांडे उनके सहयोगी, क्योंकि ब्राह्मण महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजनीति का पूरी तरीके से दबाव है, जिसको देखते हुए इस तरह की चीजें ये की गई है। अब जितेंद्र, कितनी सारी ब्राह्मण महासभाएं, शायद प्रशांत पांडे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी नहीं पता होगा। अगर वही पता करें अपने बारे में तो इतनी ब्राह्मण सभा बन चुकी है कि हमें लगता है कि उतने ब्राह्मण लोगों का एक गुट अलग अलग बनता चला जा रहा है और लगातार इस तरीके की बैठकें होती जा रही। कोई खुद को गौ अध्यक्ष बता रहा है, कोई किसी ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहा है, कोई परशुराम जी का अध्यक्ष बन जा रहा है। तमाम इस तरीके के लगातार इस तरीके की चीजें चल रही है और सब अपने आप को नेता बनाने में और संगठन का अध्यक्ष बनाते हुए और बताते हुए कहीं ना कहीं बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी बात है कि राजनीति ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है और सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। किसी को भी जनता के मुद्दों से, या यूं कहें कि कोई जो खास मुद्दा है जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। और जो व्यक्तिगत अब टीका टिप्पणी है वो साफ तौर होती हुई ज्यादातर दिखाई दे रही है। और जो पक्ष है वो विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, जो विपक्ष है वो पक्ष पे आरोप लगा रहा है। तो साफ तौर पर एक दूसरे के लिए विपक्ष की भूमिका में है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लगातार जारी है। अभी देखने वाली बात है कि कहीं जाकर ये रुकता है, कहीं एंड होता है, या फिर इसमें एक बात लगातार कोई ना कोई अध्याय जुड़ता होगी लगातार केंद्र इस तमाम के लिए और इस खबर पर बने रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया, कोई ना कोई मामला राजनीतिक तूल जब पकड़ता है तो तमाम चीजें निकल करके सामने आती हैं। एक दूसरे पर लोग आरोप लगाते हैं, पक्ष वाला विपक्ष पे लगाता है, विपक्ष वाला पक्ष पे लगाता है। लेकिन इतना जरूर है कि धीरे धीरे कोई भी मामला किस तरीके से राजनीतिक का शिकार हो जाता है वो साफ तौर पर इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।